बीजेपी से सरदार आरपी सिंह, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत, जेके त्रिपाठी मेरे साथ हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। मेरे साथ यहां स्टूडियो में कर्नल तेज टिक्कू आ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। सबको स्क्रीन पर लाइए। और मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल भी बस थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप सभी का स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत, आपसे शुरू कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, हिंदुस्तान पर राज करने वाली सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आज आप पाकिस्तान से क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र राजपूत, आपकी बारी है, बोलिए। दो तीन चीजें हैं मानक भाई। जो हमने बोलना था वो राहुल गांधी ने बोल दिया। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा ये देश पर हमला है, देश की आत्मा पर चोट है और इसका करारा जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने के, जो वहां पर धर्म पूछ करके गोली मारी गई, उसका भी करारा जवाब हमारे यहां के लोगों ने दिया, चंद लोगों को छोड़ करके। उस पर भी मैं आऊंगा। हमारे साथ बहुत स्पष्ट है, पाकिस्तान को हम बहुत स्पष्ट और कड़ा संदेश देना चाहते हैं और पूरा कड़ा संदेश राहुल गांधी जी आज कश्मीर में हैं। पाकिस्तानियों की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि वहां पर कुछ कर दे। मेरे देश का नेता, विपक्ष का नेता, हिंदुस्तान में दूसरा सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री जी के बाद में, वो कश्मीर में खड़ा हुआ है आज की डेट में। ये सॉलिडेरिटी अपने आप में स्पष्ट है कि कांग्रेस देश के लिए क्या कर सकती है, क्या चाहती है और क्या करना चाहती है। ये अपने आप में बहुत स्पष्ट है, पूरी दुनिया को दिख जाना चाहिए। तो एक चीज तो ये है। अब दूसरे कुछ सवाल भी हम, चूंकि सरकार को अगर हम सुझाव के रूप में कुछ सवाल करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जवाब हमारे पास आलोचनात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से आए तो बेहतर होगा। कल सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में सर्वमति से, सर्वानुमति से एक स्वर में सरकार के साथ हम खड़े नजर आए और हम सरकार के साथ, सरकार के एक एक स्टैंड पर पूरी तरीके से खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कई दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी स्पष्ट चीज है सर्वदलीय बैठक में। लेकिन सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी का ना आना एक प्रश्न खड़ा करेगा। इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। क्या ट्रेन को हरी झंडी दिखाना ज्यादा जरूरी है सर्वदलीय बैठक में ना आने से? लोकतंत्र में सबसे बड़ी बैठक चल रही है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें जो सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला हमारा प्रधानमंत्री है वो वहां पर नहीं है। मधुबनी में चुनावी रैली पर कर रहे हैं। तो ये सवाल तो आपको, इसका सवाल का जवाब आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत अच्छी चीज हमने वो की। तो हमारे उसमें आया कि 2019 में पुलवामा में मानक भाई इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी गई थी। ये प्रधानमंत्री जी का उस समय का बयान था 2019 का कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये प्रधानमंत्री जी का बयान था, आप चाहें तो चेक कर लें, आप लोगों ने भी चलाया था। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या दोबारा रिस्टोर हुई? जब वो उस समय रद्द कर दी गई थी तो उसके बाद रिस्टोर कब हुई? क्या नाम हमारे मीडिया के साथियों को बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? ये जरूर बताया जाना चाहिए। या फिर ये रिस्टोर की गई थी तो उसके बाद रद्द की गई है तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर रिस्टोर नहीं किया, उस समय रद्द नहीं की गई थी, दोनों चीजों की हम क्लियरिटी जरूर चाहते हैं। क्योंकि आज हमारे देश की आत्मा पर गोली चली है, कश्मीर के पेट पर गोली चली है। तो हम चाहते हैं कि वास्तविक चीजों में हिंदुस्तान जो है आतंकवाद की कमर ही नहीं तोड़े। हिंदुस्तान आतंकवाद को और आतंकवादी के पनाहगारों को कायदे से बर्बाद करे, जुमलेबाजी से बर्बाद नहीं करे। तो हम तो बहुत स्पष्ट चाहते हैं कि जो भी फैसला हो कड़ा होना चाहिए और आतंकवाद को और आतंकवादी पनाहगारों को नेस्त नाबूद करने वाला होना चाहिए। वो नहीं कहते मानक भाई, आप भी कहते हैं कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। तो हम तो भरपूर करेंगे और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देंगे। उन्होंने अगर हमारे जवानों की तरफ एक भी उंगली उठा करके देखी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र राजपूत, आपके आरोपों का जवाब सरदार आरपी सिंह देंगे, लेकिन क्योंकि आपने मीडिया का जिक्र किया और 2019 के प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र किया, तो जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है मैं बता दूं कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया था। उसके बाद ये सिंधु जल समझौते को रद्द आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा था लेकिन नहीं किया गया था, इस बार इसे आधिकारिक तौर पर किया गया है। सुरेंद्र भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं जी सर, बस बिल्कुल मैं यही मैं सफाई चाहता था। और एक सफाई में मीडिया से, चूंकि मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पहले बता दूं न्यूज 24 बहुत सम्यक तरीके से बात कर रहा है। एक मेरा आरोप भी है और एक मेरी शिकायत भी है। पूरा देश का विपक्ष, पूरा देशवासी, भारत भाजपा, कांग्रेस, सारे के सारे लोग एक साथ इस आतंकवादी घटना की भर्त्सना कर रहे हैं, एक साथ लोग कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं आज की डेट में मीडिया में भी और कुछ भारतीय जनता पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट्स जो इनके आधिकारिक हैंडल चलाते हैं? जैसे बीजेपी का गुजरात हैंडल चला रहा है, कौन चला रहा है? बीजेपी का छत्तीसगढ़ हैंडल चला रहा है, कौन चला रहा है? बीजेपी का कर्नाटक हैंडल चला रहा है, कौन चला रहा है? ऑफिशियल बात कर रहा हूं। ये सब लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां मरने वाले ये थे, मारने वाले वो थे। तो भाई बिल्कुल सही कहा कि धर्म पूछकर तो मारा, और वो मारने वाले मुसलमान आतंकवादी थे, लेकिन वो जो 1.5 किलोमीटर घायलों को अपनी पीठ पर ले गए, और जो घोड़े वाले थे, जो वहां पर बचाने वाले थे, दुकानदार थे, जो होटल वाले े, एयरपोर्ट टैक्सी ले जाने वाले थे, जो वहां बचाने वाले थे, वो भी तो सारे मुसलमान थे ना। तो मेरा यह कहना है कि जो कुछ जो फ्रिंज मीडिया एलिमेंट है और फ्रिंज एलिमेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं चाहता हूं सरदार आरपी सिंह जी उनके ऊपर भी लगा। आरपी सिंह जी बोलिए, आपकी बारी। आरपी सिंह जी यहीं से शुरू करिए कि ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, आपके कुछ एक्स के हैंडल्स बोलिए। नहीं, सबसे बड़ा अगर फ्रिंज एलिमेंट है तो रॉबर्ट वाड्रा है, जो पता नहीं पार्टी का प्रवक्ता है, नेता है, वो अपने आप को नए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अभी ईडी के रेड के समय बोले मैं मुसलमानों के पक्ष में बोलता हूँ इसलिए मेरे खिलाफ ईडी रेड कर रही है, और फिर कुछ न कुछ इस प्रकार के उटपटांग बयान दे रहे हैं कि नहीं देश में इस प्रकार का मोड़ खड़ा हो गया इसलिए वो आतंकियों ने हमला किया और वो हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। तो सुरेंद्र राजपूत जी, आपका सब्र का बांध टूटा है, शुक्र है आपका भी सब्र का बांध टूटा है, नहीं तो हर बार तो आप प्रश्न उठाते थे। पर आपका आभार है, सच्ची में विपक्षी पार्टियों का सच में धन्यवाद है कि वह आज देश के साथ एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। परंतु जब जवाब दिया जाएगा उसके बाद ये मत पूछ लेना कि वो कितने पक्षी मरे, कितने पेड़ गिरे, ये सब आर्मी से सब मत पूछना कृपा करके। और अगर ऐसा मन में हो तो पहले बताओ, तो जिससे से ये सब पूछना हो तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार उनको साथ भेज दिया जाए ताकि वहीं समझ लग जाए कितने मरे कितने क्या हुए। क्योंकि ये जो सोच है ना, ये एकजुटता वाली सोच का सचमुच स्वागत है। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से प्रश्न उठाए जाते हैं फौज के प्रकरण पर, फौज की ताकत पर जिस प्रकार से प्रश्न उठाए जाते हैं, कहा जाता है कि हमारी आर्मी के लोग तो मार खाकर आ गए, जब गलवान हुआ था मार खाकर आ गए। ये नहीं गिनवाया जाता कि उनके कितने लोग मारे चाइना के, वो नहीं गिनवाए जाते। तो इसलिए निवेदन है, थोड़ा सब्र रखिए जरूर। पूरा देश एकजुट है और एकजुटता में जवाब मिलेगा। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात ना करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, परंतु ये तो कोई शक नहीं ना कि पैंट उतार कर देखी गई थी, कपड़े उतार कर देखे गए थे कि आपका धर्म क्या है क्या नहीं, आपका कलमा पढ़ना आपको आता नहीं आता, तो ये सब तो देखा गया था, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात की भी तारीफ है कि वहाँ पर जो कुछ क्षेत्रीय मुसलमान हैं वह इसके साथ एकजुटता में खड़े हैं, परंतु इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसमें कई सारे भीतरघाती भी हैं, उनकी भी चिंता करने की जरूरत है। और आज पूरे कश्मीर के सब मुसलमानों को इकट्ठे होकर उन भीतरघातियों की भी चिंता करना पड़ेगा, उनको चिन्हित करना पड़ेगा, अपने समाज में से निकालकर चौंक पर खड़े होकर उनको लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमारे बीच के भीतरघाती है, तो भी देश एकजुट होगा। तभी उनको सबक मिलेगा जो लोग इस्लाम के नाम पर, रेडिकल इस्लाम के नाम पर इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वहाँ पर पेट्रोल पंप्स की जो हालत है, वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पर जो हालत, वहाँ पर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, दिख रहा है कि किस प्रकार के हड़कंप मचा हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को समझ लग गया कि इसका जवाब एक बहुत मकबूल जवाब मिलेगा। भारत की सेना एक बहुत तगड़ा और ठीक जवाब उनको देगी। पर इंडस वाटर ट्रीटी से भी पाकिस्तान हिल गया। वो राजपूत जी ने ठीक कहा, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा होगा खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, परंतु सस्पेंड अब हुआ है। और ये अभी ये नहीं है कि कोई कल परसों में कुछ एक्शन उस पर दिखेगा। उस पर आज भी आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने मीटिंग ली है। उसमें बाकी सब मंत्री जो उसमें भागीदारी करनी है, भागीदारी कर उस पर एक्शन क्या होगा, किस प्रकार से हो सकता है, बंद कहाँ बनेंगे, वो डिवर्ट कैसे होगा पानी। क्योंकि अगर वह पानी जिस प्रकार से सरकार की सोचा अगर बंद हो गया और होने वाला है, जो कि सुनिश्चित समझिए
वहां की जनता हाहाकार मचा देगी वहां की सरकार के खिलाफ। 17 लाख हेक्टेयर जगह है जो उस पानी से सींची जाती है, और वह पानी सिर्फ पानी नहीं देता, वह पानी बिजली भी बनाता है उनके लिए, पूरे बड़े एक रीजन के लिए। वह पानी सिर्फ पानी नहीं देता, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ खेती के लिए, वो पीने का पानी की सुविधा भी उसी पानी से है। तो वो एक बड़ा मैसेज है, मैसेज ही नहीं है, वो कार्यान्वयन के लिए भी उसमें काम होना शुरू हो गया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी के उनके नेताओं के बयान का फिर स्वागत करता हूं, परंतु ये भी अपेक्षा करता हूं कि कार्रवाई होने के बाद प्रश्न नहीं उठाना। ये मत सुरेंद्र राजपूत आपकी बारी है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। एक सेकंड ये मत कहना कि ये इमरान खान और प्रधानमंत्री मोदी जी की एक सेकंड प्रधानमंत्री मोदी जी और इमरान खान की मिली भगत थी। ये मत कहना कि 370-35 के बाद कत्लो गैरत हो गया, खून की नदियां बह गई कश्मीर में, जबकि एक बूंद खून नहीं गिरी थी उस समय, परंतु खून की नदियां बह गई और इमरान खान ने वही जाकर गाना गा दिया यूएन में। तो कृपा करके ऐसा मत करना जिससे पाकिस्तान को कोई मौका मिले हमारे बीच के अंदर कोई शरारत करने का। सुरेंद्र राजपूत आपकी बारी है, बोलिए। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं आरपी सिंह जी की बातों से निकल करके आई कि आरपी सिंह जी ने बीजेपी गुजरात, बीजेपी छत्तीसगढ़ और बीजेपी कर्नाटका के हैंडल की मजम्मत नहीं की। यानी आरपी सिंह जी की पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करना चाहती है। रॉबर्ट वाड्रा के पीछे मत छुपिए, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के सदस्य नहीं है, ना पॉलिटिक्स में है। अगर उन्होंने कुछ भी गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वो आपके तरीके से, एक मिनट, बीच में मत बोलिए, आपके डायनेस्टी का हिस्सा है साहब। आप आपके बीच में नहीं बोला, वो आपके घर में ही है। मानक भाई, मतलब आज में आपको पता है दुनिया देख रही है इस समय हिंदुस्तान में राजनीतिक तौर पर क्या हो रहा है। प्लीज मैं चाहूंगा कि अपनी बात करें और प्लीज मर्यादा के अंदर। हाँ बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। हाँ, आज की डिबेट तू मैं वाली नहीं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये इसकी मजम्मत इन्हें करनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी बिल्कुल सस्पेंड होनी चाहिए, हम सरकार के हर कदम के साथ हैं। लेकिन मैं एक चीज और आगाह करना चाहता हूं, डिफेंस एक्सपर्ट भी बैठे और मानक भाई आप भी बैठे। आप देखिए निशिकांत दुबे का एक बयान। निशिकांत दुबे ने क्या कहा था? निशिकांत दुबे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा था कि साहब यहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है हिंदुस्तान में, धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ जिसके जिम्मेवार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है। आज की डेट में पाकिस्तान पूरी दुनिया में निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर के, आप याद रखिएगा मेरी बात को, कि इस बयान को लेकर के पूरी दुनिया में जाएगा कि उनके यहां तो खुद ही गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद कहता है आज निशिकांत दुबे बिल्कुल फ्री घूम रहा है। इस आपात समय में निशिकांत दुबे फिर फ्री घूम रहा है। और हम तो फिर से कहते हैं आरपी सिंह जी की पार्टी से कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है और कुछ और तो अक्सर होता है, पर हम इस पल में जिंदा हैं, इस पल में तुम जिंदा हो, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आप साथ चलो आरपी सिंह जी, निशिकांत दुबे जैसे, आईएनसी गुजरात जैसे, बीजेपी गुजरात जैसे और बीजेपी छत्तीसगढ़ जैसे हैंडलों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई करो और पाकिस्तान को भी सबक सिखाओ और हिंदुस्तान के अंदर के जो आतंकवादी है निशिकांत दुबे जैसे, उनको भी सबक सिखाओ। ऐसे मत बोलिए, अरे आतंकवादी कह रहे हैं आप चुने हुए सांसद को। नहीं, मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, नहीं, मैं फिर से कहता हूं, मत कहिए, नहीं प्लीज मत कहिए, चुने हुए सांसद है, क्योंकि उसका बयान इतना गंदा है। आपको बताओ मानक जी, पूरे दुनिया में उसका बयान घूम रहा है। आप उनको पहले गद्दार भी कह रहे थे, आज आप उनको क्या बोल रहे हैं? छोड़िए ना, ये मत करिए प्लीज। आरपी सिंह जी आपकी बारी है। फिर से कहता हूं कि उनके बयान को लेकर के पाकिस्तान पूरी दुनिया में जा रहा है। आरपी सिंह जी बोलिए, आपकी बारी। और ये भारत के लिए वो जी। मानक भाई, पाकिस्तान बयान लेकर जा रहे, ऐसी खबर ना आपके पास है मीडिया, इनके पास सबसे पहले आती खबर। पाकिस्तान में जो होता है, पाकिस्तान के साथ इनके तार मिले हुए अंदर खाते कहीं ना कहीं, ये तार मिले उसी कारण से सब उछाल होता है इनका। ये बोल रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बोलो, प्रियंका वाड्रा बोल देना एक बार कि मेरे पति का मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, वो जो बयान दे रहा गलत दे रहा है। हमारे पार्टी अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने कहा कि निशिकांत दुबे का बयान पार्टी का लाइन नहीं है। बोलिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोलिए, हिम्मत करें रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बोलने के लिए एक बार भी एक अक्षर निकलेगा, गर्जमाई को लेकर एक अक्षर निकलेगा। मैं कहता हूं रॉबर्ट वाड्रा का कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है। जिस प्रकार का
अरे आप कौन हो? आप क्या बेच रहे हो? आपके मनकर खड़गे साहब पर बयान दे, प्रियंका वाड्रा बयान दे, राहुल गांधी बयान दे अपनी जीजा को लेकर। हमारी पार्टी दोनों रुक जाइए, एक मिनट, आप सिर्फ मुर्गे लड़ा रहे हो। प्लीज एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड प्लीज। आरपी सिंह जी, आप रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया भाई कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उन्होंने जो कहा उनसे पूछिए। जैसे आपने निशिकांत दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया, उन्होंने भी अलग कर लिया। इनको बताइए कि और दूसरा बीजेपी गुजरात, बताइए इनको, बीजेपी गुजरात, इनको सुनाई नहीं देता। बीजेपी गुजरात, इसलिए मैं कह रहा हूं, बीजेपी छत्तीसगढ़ और बीजेपी कर्नाटक का हैंडल, अक्षर नहीं निकलेगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। बीजेपी गुजरात, बीजेपी छत्तीसगढ़ और बीजेपी कर्नाटक के हैंडल्स हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ओके, आरपी सिंह जी इस पर भी जवाब दीजिए। एक मिनट सुरेंद्र भाई, अब एक सेकंड, आरपी सिंह बोलेंगे। सुरेंद्र भाई रुकिए, अब आरपी सिंह जी बोलेंगे। आरपी सिंह जी इस पर भी बोल दीजिए। देखिए, ये जो एकजुटता का संदेश देने की कोशिश हो रही है आरपी सिंह जी, इसमें सबको मदद करनी पड़ेगी। हिंदू मुसलमान अगर आपकी तरफ से हो रहा है, कुछ नेता कर रहे हैं, कुछ ट्विटर हैंडल कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं आरपी सिंह जी? उनको भी रुकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, वो तथ्य बता रहे हैं। वहां कर जो बहनों ने जो आकर बताया अपने परिवार वालों को, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से पैंट उतारी, कि किस प्रकार से कलमा पढ़ने, मैं कह रहा हूं किस प्रकार से कलमा पढ़ने की बात करी। मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि कश्मीर के लोगों ने इस पर खड़े होकर एकजुटता दिखाई है, परंतु उसमें भी काली बेड़े हैं कुछ, तभी तो कुछ लोगों के मकान तोड़े गए, कुछ लोगों के मकान में आग लगी, वहां पर कुछ लोगों के घर में हथियार पकड़े गए, कुछ लोगों के घर में बम पकड़े गए अभी। तो ये भी काली बेड़े हैं ना। और ये जिहादी मुसलमान हैं, ये मुसलमान की बात कर रहे हैं, जिहादी मुसलमान है। परंतु दिक्कत है कांग्रेस को तो मुसलमानों के, जिहादी मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना है। इसलिए तो इमरान खान चला गया था ना यूएनओ में और बोला था, ये रहा राहुल गांधी का बयान, सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कश्मीर को लेकर। ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। अब रुक जाइए प्लीज। ओके, अब रुक जाइए। जाहिर है लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। सुरेंद्र राजपूत ने कांग्रेस की तरफ से अपनी बात कही, आरपी सिंह जी ने बीजेपी की तरफ से कही। अब थोड़ा एक्सपर्ट्स की सुन लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जो बैठे हैं इस डिबेट में और नहीं भी बैठे हैं, वो सब जानना चाहेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। विशंबर जी तो पिछले 2-3 दिन से लगातार अपनी बात खुल के कह रहे हैं। जेके त्रिपाठी आज आए हैं, कर्नल टिक्कू भी आज आए हैं पहली बार इस मुद्दे पर बोलने के लिए। कर्नल टिक्कू, आप ही से शुरू कर रहा हूं। आपको क्या लग रहा है कर्नल साहब, इस बार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ के कुछ करना पड़ेगा? देखिए, भारत के पास मिलिटरली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इन ऑप्शंस को आंकलन किया जा रहा है। आप एयरफोर्स और आर्मी की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ तक भी जाने को तैयार हूँ कि हमारे पास नेवल फोर्स भी है, एक नेवी भी एक ब्रांच होती है। आजकल के युग में साइबर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ड्रोन का इस्तेमाल होता है, कई सारे विकल्प भारत के पास है। लेकिन भारत के सामने ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत की सरकार हमारी डिफेंस फोर्सेस को क्या निर्देश देगी, क्या ऑब्जेक्टिव देगी कि आपने क्या करना है, उस मुताबिक उसको एग्जामिन करने के बाद और उस ऑप्शन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो भारत की सेना को होगा, भारत को होगा, वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा। नाउ लोग ये कह रहे हैं कि भाई 750 किलोमीटर तकरीबन हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ कुछ हो सकता है, पीओजेके में जा सकते हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आजकल की स्थिति में ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल लेकिन पूरा NJ 9847 सियाचिन से लेकर पूरा कच्छ तक एक्टिव बॉर्डर है। इसमें कोई हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे कि LOC पर ही करना है, पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर इसमें हमारा एक्टिवेट कर देना चाहिए। हाँ, वो आर्मी के ऊपर है, वो डिफेंस फोर्सेस के ऊपर करना चाहिए। विशंबर जी का ये मानना है कि इस बार स्ट्राइक करना चाहिए पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ वहां पर जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को टारगेट करना है। आपका क्या टेक है इस पर कर्नल टिक्कू? देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहता आ रहा हूं, आप किसी हाफिज सैयद को मारिए, आप अज्ञात वीर जाकर 30 बड़े बड़े आतंकवादियों को मारा उन्होंने। यहाँ पर आपने गोरी का मकान जला दिया, वो भी कल परसों तक मर जाएगा। ये जो दूसरा उनका है हमस का साथी आसिफ जिसका नाम है तुर्की,
वो भी मारा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के डीप स्टेट को, क्योंकि पाकिस्तानी डीप स्टेट का एक ही ऑब्जेक्टिव है और उसको एक ही आदमी चलाता है, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और ये जो कश्मीर में हुआ है, एक डायरेक्टली रिलेटेड है दो चीजों के साथ। एक, आसिफ मुनीर का जो स्टेटमेंट है, बहुत जहरीला स्टेटमेंट। मैंने तो जियाउल हक को भी एसएस, वो सबसे जहरीला जनरल माना जाता था, मौलवी जनरल, लेकिन उसने भी ऐसा जहरीला स्टेटमेंट नहीं दिया, और वो भी उस जगह जहां उसको देने का मतलब ही नहीं है कोई, और वो भी कम्बैट ड्रेस में हिंदू का नाम लिया। तो उसके बाद ये हुआ। और दूसरी चीज में हम शायद इसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रावलकोट के अंदर हमस के लोग आए थे कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के ऊपर, उन्होंने वहां पर भाषण दिए। और यह भी माना जाता है कि जब इजराइल ने हमस के 15 खूंखार फलस्तीनियंस को रिहा कर दिया, वो आज पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अब पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अभी तक नहीं बताया। तो मेरा ये मानना है, जब तक आप पाकिस्तान आर्मी के ऊपर क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ये जो सिलसिला चलता रहेगा, जो खून हमारे यहाँ बह रहा है पिछले 35 साल से, वो बंद नहीं होगा। आपने आर्मी को क्षति पहुंचानी है। आर्मी हेडक्वार्टर्स, जनरल हेडक्वार्टर, आर्मी चीफ, कमांड स्ट्रक्चर, उनके जो लड़ाई लड़ने के जो उनके पास मिसाइल्स है, एयरक्राफ्ट है, मतलब फौज को नुकसान पहुंचाना है। दैट वुड मीन वॉर, कर्नल टिक्कू। देखिए, अगर दैट वुड मीन वॉर, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, क्योंकि वॉर तो तब होगा ना जब पाकिस्तान कोई काउंटर एक्शन उसके बाद करेगा। तो अगर आपने ऑल आउट करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो वॉर तो होगा, फिर उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। या तो फिर आप वही कीजिए, बालाकोट टाइप स्ट्राइक कीजिए, 200-300 आतंकवादी वहां मरेंगे, लेकिन उससे कोई 4-5 साल की शांति होगी, फिर कुछ होगा नहीं। 4-5 साल की, देखिए उनकी फैक्ट्रीज है वहां, फैक्ट्री से 5-6-7 साल का लड़का मदरसे में जाता है, उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उनमें से जो रेडिकल एलिमेंट होता है उसको मुरीद के भेजते हैं, फिर मुरीद के से जो ज्यादा रेडिकल हो जाता है उसको ट्रेनिंग कैंप में उसको कसाब बनाते हैं। तो ये तो चलता रहेगा, उसको बंद नहीं होगा ये, जब तक आप उसको, जो डीप स्टेट के जो पर्दे के पीछे लोग हैं जो उसको करते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है पाकिस्तान को चलानी, जब तक आप उनको हानि नहीं पहुंचाते, ये सिलसिला चलता रहेगा। आपने कश्मीर में काम किया है ना, बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये जो टेररिस्ट को ढूंढकर, पहचान कर इनके घर जलाए गए या डिस्ट्रॉय किए गए, ये बड़ी कामयाबी मानते हैं आप कि 2 दिन के अंदर ही पहचान लिया, उनके घर भी पहुंच गए? हालांकि घर में वो नहीं होंगे, जाहिर है, पर इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, जो वहां पर फौज 35 साल से काम कर रही है, उनके पास पूरा इंटेलिजेंस डाटा है, हर एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखी जाती है। और लोकल इंटेलिजेंस मिलता है, लोकल इंटेलिजेंस, तभी तो उसका घर डिस्ट्रॉय किया। मतलब इसका मतलब यह है कि वो ऑलरेडी रडार में है। लेकिन जैसे ये गुरी का घर है, ये 18 में गया था पाकिस्तान, 19 में गया था पाकिस्तान, पासपोर्ट लेकर गया था, वीजा लेकर गया था, और वहां पर इसने ट्रेनिंग करी, वापस है, और ही लाइड लो। मतलब ये स्लीपर सेल का ऐसे काम होता है जैसे उसने किया है, और जब उसकी जरूरत थी पाकिस्तान को, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया इसको। तो रडार पर तो था, लेकिन ऐसा कुछ काम उसने नहीं किया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी नहीं थी कि वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर लेते। विशंबर जी, ये जो 4-5-6 आतंकवादी थे, ये अब तक आपको लगता है क्रॉस करके वापस एलओसी चले गए होंगे, या अभी भी कहीं वहीं जंगलों में छुपे होंगे? जाहिर है ऑपरेशन तो चल रहा है, मैनहंट चालू है। देखिए, आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, एकदम से क्रॉस नहीं करता है, उसके बाद वो किसी ऐसी हाइड में जाता है, तकरीबन जो हाइड भी अननोन हो, जो और भी बड़ा स्लीपर सेल हो, जहां थोड़े दिन शायद बहरूपिया की तरह फिर वापस या तो एक्सफिल्ट्रेट करेगा या किसी और एरिया में जाके स्ट्राइक करेगा। क्योंकि एकदम से इतना एक्सफिल्ट्रेट करना ऐसे माहौल में, क्योंकि एकदम से एलसी पर और अलर्ट हो गए, वो रिस्क नहीं लेगा, उसके हैंडलर्स रिस्क नहीं लेंगे। या तो हैंडलर्स अगर जब बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा तो हो सकता है हैंडलर्स ही किसी और उसमें उलझा के उसको एलिमिनेट करवा दे, ऐसा कुछ नहीं है। ताकि देखिए, हैंडलर्स और पूरे को कौन पर्दाफाश करेगा? जब तक जैसे कसाब पकड़ा ना, जिंदा पकड़ा, तो आज राना यहाँ है, वो तो किस्मत से पकड़ा गया। चलो, किस्मत से पकड़ा, कुछ भी, एक आदमी जिंदा पकड़ा। हाँ। जब आप इसी किस्म की जब कोई हासिल करते हो तो पर्दाफाश होता है। तो हैंडलर जो है वो इसी चीज को खासकर जहां पे पकड़ा ना जाए, जहां पर खासकर लोकल सपोर्ट कहीं से भी इन्वॉल्व है ना,
और ग्राउंड वर्कर्स की, हाइड्स की, या कुछ जरूरी नहीं है हर आदमी वहां आतंकवादी जो जिनकी आतंकवादी मदद ले रहे हैं वो आतंकवादी है। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में, जिनके बच्चे, जिनकी वाइफ, जिनकी टेररिस्ट जो है, भाई एक बात इस देश को समझनी चाहिए कि उनके दिल नहीं है, उनके किसी किस्म की कोई रहमत नहीं है, कोई उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ आग लगाने के लिए है। कोई भी आदमी अगर इस विषय को हिंदू मुस्लिम करके, स्टेट वर्सेस नेशनल गवर्नमेंट करके, कोई भी किसी किस्म की जो हमारी वो है मुद्दे को सुलझाएंगे। सिक्योरिटी लैप्सेस जिन्होंने की उनको जूता मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा तो वो भी शर्म की बात है। लेकिन आज तो एक ही मुद्दा है, ना तो कांग्रेस मुद्दा है, ना बीजेपी मुद्दा है, ना इनके हैंडलर मुद्दा है, मुद्दा पाकिस्तान है। पूरे देश को मालूम होना चाहिए। और पाकिस्तान को अगर इस बार सबक नहीं सिखाओगे मानक, तो मैं कहता हूं सबसे बड़ी भूल होगी। और जैसे कंटिकू कह रहे हैं, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान को विजिबल होना चाहिए। हमने कहा डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेंड कर दिए, खत्म नहीं किए, उनका एम्बेसडर बैठा है हमारा बैठा। हमने कहा संधि खत्म कर दी, अब नेक्स्ट मूव दिखाओ। हर रोज पाकिस्तान को न्यूज चाहनी चाहिए, एलओसी पर मोबिलाइजेशन हो गई है, हमारे जो दोनों फ्लीट्स है वो अब अरेबियन सी की तरफ जा रहे, दिखना चाहिए, चाहे हम पीसफुल मूव करें। आप आतंक और उनके माइंड को डिस्टेबलाइज कर, हमारी पॉपुलेशन को, मैंने कल भी बोला, हमारी पॉपुलेशन में आतंकवाद फैलाया है, हमारी माताओं को रुलाया है, बहनों को रुलाया है, पूरा देश रो रहा है, हमारी आत्मा रो रही है, उसकी आत्मा थोड़ी रो रही है। तो भाई हर रोज ब्लीड स्टार्ट करो, ताकि जब तक डी डे आए वो कंफ्यूज हो जाए, कमजोर पड़ जाए और वो मुल्क जो है वो घुटनों पे आ जाए। शायद फायर करने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब बॉर्डर से आप इनडायरेक्ट इतनी चीजें कर सकते हो जो मैं गिनाऊं तो, जैसे कल टीकू कह रहे थे, आप हमारे पास बहुत पावर है, सुपर पावर है, हम कई चीजों में स्ट्राइक एंड डिस्ट्रॉय देम। तो मोबिलाइजेशन जो है, एपरेंट गुस्सा जो है सिर्फ हमारे वर्ड से, मीडिया के वर्ड से, प्रधानमंत्री जी के बोलने से, एक रैली में राहुल जी के जाके श्रीनगर में बोलने से पाकिस्तान पे ही नहीं, पाकिस्तान पे असर पड़ेगा जब फिजिकल एक्टिविटी दिखेगी। पाकिस्तान को पता लगेगा 1 कोर ने छुट्टी बंद कर दी, 2 कोर ने छुट्टी बंद कर दी, 21 कोर ने छुट्टी बंद कर दी। छुट्टी बंद कर दी मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, एम्युनिशन लोडिंग स्टार्ट कर दी, पैनिक जाएगा। आप मत लड़ना भाई, आखिर में उसको दहशत तो फैलाओ। हमारे मुल्क में तो दहशत फैली हुई ना। आज पूछो जाके, 60% लोग कहेंगे मैं श्रीनगर नहीं जाना चाहता। 60% हर जगह पे हम टीवी पे दिखा रहे, जगह जगह दिखा रहे, माताएं रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं दुनिया में। उसको रुलाओ, रुलाना शुरू करो, कल से शुरू करो। मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो एकदम से अचानक एक्ट होएगा, इसका क्या फायदा, हम जल्दी कर रहे हैं, जल्द। अरे फौज है, दिल्ली ट्रेंड है, उसकी कंटिजेंसीज है, हम प्रोएक्टिव फौज है, हम वो फौज नहीं है जो अनट्रेन्ड है, जो अनप्रिपेयर्ड है। हमारे पास शॉर्टकमिंग्स होंगी, उसके पास तो बहुत ज्यादा शॉर्टकमिंग्स है, तो क्यों डरते हो? मेरा मानना यह है कि उसके अंदर आतंक जाना चाहिए, डर जाना चाहिए, और डर जाता है जब उसको लगे कि जो भारत की पावर है, मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है। मैं कहता हूं उसको लगना चाहिए कि कहीं कराची को तो नहीं ब्लॉकेड करने आ रहे, उसको डर फैलना चाहिए मोबिलाइजेशन से, क्यों कराची ब्लॉकेड कर दे कहीं। ऐसी हरकतें उसको लगनी चाहिए, क्योंकि हम पावरफुल है इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली। जो सरकार ने कदम उठाए वो सराहनीय है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। ठीक है, ओके। जेके त्रिपाठी जी, पहले यही बताइए, जो पानी रोकने का फैसला भारत ने किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, रद्द किया है, आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा पानी एक्चुअली रोकने में? और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर उस पानी को डाइवर्ट कहां करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कहां करेंगे? आपने म्यूट किया है, शायद अनम्यूट कर लीजिए त्रिपाठी जी। आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया। जी हाँ, टेम्पररी, क्योंकि रद्द की नहीं जा सकती ये ट्रीटी। उसमें साफ प्रोविजन है कि जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे तब तक ये ट्रीटी रद्द नहीं, स्थगित किया गया है। वो पहली बार किया गया, पहले जो था 2019 में स्थगित नहीं किया गया था। ये किया गया था कि जो हमारे इंटरेक्शन होते थे कमिश्नर, इंडस ट्रीटी कमिश्नर के लेवल पे, या जो हमारे जो
शेयरिंग होती थी डेटा की, वो खत्म कर दी गई थी। अब दूसरी चीज ये है कि देखिए अभी भी भारत के हिस्से का जितना पानी है उसमें से 5.611 मिलियन क्यूबिक मीटर अभी भी पाकिस्तान को जा रहा है, क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। पहले ये 9 मिलियन क्यूबिक मीटर के करीब था, लेकिन पिछले 6 सालों में 2-3 किशनगंगा और दूसरे बांध बनने से ये स्थिति थोड़ी सी सुधरी है। तो अब जब तक हम और नहीं वो करेंगे, अब जब तक हम और बांध नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुश्किल होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा, और हमको ये करना चाहिए। देखिए, और एक चीज ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि सस्पेंड की जा सकती है, और नहीं अगर की जा सकती है तो कितने दिन बाद, कितने दिन की लिमिटेशन है। तो इसको हम 10 साल तक सस्पेंशन में रख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि लोग ये सोच रहे हैं, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई भारत पानी देगा नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। वो भी सही है कुछ समय के बाद, लेकिन वो शुरू होगा, जैसे मैंने कहा। पाकिस्तान ने, इसके साथ ही पाकिस्तान ने क्या किया है कि आप देखिए, उन्होंने रावी नदी पे जो बांध बनाए हैं, और कुछ वो वाटर जो कहते हैं कि वाटर ट्रेनिंग की, वाटर को आप एक जगह डाइवर्ट कर दें अपने काम के लिए बांध बना के थोड़ा सा, और दूसरा बाकी रखें, वो किया। उससे क्या हो रहा है कि बाकी पानी जो है वो आ रहा है हमारे यहाँ कच्छ के रण पे, और वहाँ हमारे जो पानी के फील्ड, वो नमक के फील्ड था, उसको डाइल्यूट कर रहा है। पाकिस्तान ये आर्टिकल 4 का सीधा साधा उल्लंघन किया है, लेकिन हमने पिछले 20 साल में कुछ काम नहीं किया। तो अब ये ट्रीटी वो होने से इतना होगा कि चूंकि ट्रीटी सस्पेंड हो गई है, इसलिए हम अब कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा मामला? देखिए, एक चीज यहाँ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम कोर्ट जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने उस स्टैट्यूट पे साइन नहीं किया है, इसलिए वो कोर्ट में भी ले जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान अगर कोर्ट में भी जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस पर मान्यता नहीं देते। तो ये परेशानी तो है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान, कई लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ये कर सकता है कि भाई अपने दोस्त चाइना को कहे कि ब्रह्मपुत्र के डैम से पानी छोड़े। हाँ, कहा ना, बयान वहां से आया है कि आप रोकेंगे, हम भी चाइना से आपका पानी रुकवा सकते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र का डैम अभी बना नहीं, 1 साल लगेगा। चाइना बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल पावर है, लेकिन 1 साल फिर भी लगेगा। एक चीज, इसी बीच हम अपर सुबनसिरी और लोअर सुबनसिरी में 2 बांध बना रहे हैं, हमें 10 साल लगेंगे हो सकता है, क्योंकि हमारी स्पीड उतनी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि चाइना क्या पाकिस्तान के सिर्फ कहने से ये बांध का पानी छोड़ देगा? चाइना की आज पूंछ दबी हुई है, अमेरिका से कह रहा है कि आप हमें वो कीजिए, ट्रेड टैरिफ में कंसेशन दीजिए। भारत से कह रहा है कि हम आपसे ज्यादा सामान मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, इसलिए आपकी ट्रेड वॉर नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या चाइना बिना किसी बहाने के, हमारे पास तो एक सॉलिड रीजन था कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है, लेकिन अब चाइनीज इंकर्शन हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान तो टेररिस्ट अटैक कर रहा है, चाइना से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता है। तो चाइना बिना किसी या हमारे यहाँ से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा है, तो चीन बिना किसी बहाने के क्या इतना बड़ा रिस्क उठाएगा? क्या पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि चीन इतना बड़ा रिस्क उठा लेगा भारत को नाराज करने और पूरे विश्व को नाराज करने का? तो मेरे ख्याल से वो तो सिर्फ कहने की बात है। फवाद चौधरी टाइप कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन ऐसा हमारा दोस्त करेगा। वो आयरन फ्रेंडशिप सब भूल जाती है जब अपना स्वार्थ आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, इसका मतलब त्रिपाठी जी, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि अगर फुल फ्लेजेड वॉर होती है तो पाकिस्तान आइसोलेटेड ही रहेगा? 2-4 देश जो उसके पुराने पक्के दोस्त हैं, बस वही उसके साथ रह सकते हैं, बाकी सब पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ होगी? मेरे ख्याल से अगर फुल फ्लेज वॉर होती, जिसकी मुझे संभावना कम लगती है, अगर फुल फ्लेजेड वॉर होती है तो इसमें सिर्फ तुर्की देगा उनका साथ, पाकिस्तान के इवन चीन भी नहीं देगा। ओके, क्योंकि चीन की स्थिति ये नहीं है। चीन में खुद ही
शी जिनपिंग के बारे में कहा जाता है कि शी जिनपिंग की तबीयत खराब थी, उनको पीछे गर्दन में उनकी सर्जरी भी हुई थी, और इसीलिए आप देखिए शी जिनपिंग के सर्जरी के बाद अभी रिकवर हुए लेकिन पूरी तरह हुए नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि शी जिनपिंग की पावर कर्टेल कर गई, मिलिट्री चीफ दूसरे को ज्यादा पावर दे दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो वहां के प्रधानमंत्री को ज्यादा दे दी गई। शी जिनपिंग के पास सिर्फ पार्टी की पावर है, इसीलिए देखिए मिलिट्री में चुन चुन के शी जिनपिंग के समर्थकों को हटाया गया पिछले 2 में, ताकि उनकी पावर कम हो। तो मेरे ख्याल से अभी चीन में भी हालत ऐसे नहीं है। ओके, अब एक विशंबर जी एक चीज और बताइए, कुछ लोग सोच विशंबर जी एक चीज और बताइए, ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान के क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं एक विदेशी चैनल को और ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई 30 साल हमने अमेरिका का डर्टी वर्क किया? क्यों ये मान रहे हैं? जानबूझकर ऐसे समय में एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू देना और ये बात मानना, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं वो, इसका मतलब? वरना कोई क्यों देगा इस समय? देखिए, ये तमाम मैसेज आजकल अगर आप देखें, पाकिस्तान में कई पत्रकार लिख रहे हैं, कई बुद्धिजीवी लोग लिख रहे हैं कि वो डिस्टेबलाइज हैं, वो तो मुनीर जानबूझ के कर रहे हैं ताकि वो एक्सटर्नल एंगेज करें, इंटरनल यूनिफिकेशन हो जाए। ये भी उसी का पार्ट है कि भाई आप अमेरिका को कोट करने लगो, एक संदेश भेजो कि कहीं ना कहीं उनके पास अभी भी अमेरिकन सपोर्ट है। ये सारे ये मैसेजिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मेरा मानना यह है कि जिस दिन भारत की और मैं टर्की के बारे में बताऊं, बिल्कुल ठीक कहा त्रिपाठी साहब ने, चाइना बिल्कुल किसी किस्म का कोई दूर तक किसी किस्म का कोई तीर नहीं चलाएगा। वो स्टेटस को मेंटेन रखेगा और हम स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। पर पीछे से हो सकता है कि हथियार सप्लाई करे। हथियार तो कोई भी ले लो, दुनिया में पैसा चाहिए, टर्की भी सिर्फ हथियार ही सप्लाई करेगा। पाकिस्तान से पैसा थोड़े लेंगे वो। देखो, मुफ्त में तो पाकिस्तान को भी कुछ नहीं दिया, कुछ ना बार्गेन में सब कुछ लिया है। बार्गेन में कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे जो, अगर आप देखें पूरा गॉर्डर और पूरा उसकी एनालाइज करें तो सारा का सारा मुफ्त में नहीं है, कहीं कहीं पाकिस्तान से कंसेशन लिए और आगे भी लेगा। मेरा मानना है टर्की भी जो है, टर्की ने कुछ आर्म्स सप्लाई कर रखे हैं, उन आर्म्स का एमिनिशन दे सकता है, उन आर्म्स की रिप्लेसमेंट दे सकता है ना। टर्की भी कुछ नहीं दे सकता। टर्की किसी किस्म की लड़ाई नहीं लड़ेगा, टर्की के पास कोई ऐसा भारी इंटेलिजेंस सेटअप नहीं है। तो उसकी कोई कर्नल साहब, ये जो पाकिस्तान से बयान आ रहे हैं कि हमने भी मतलब इशारा ये कर रहे हैं, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी जवाबी हमला करेंगे, जैसे को तैसा उसी भाषा में जवाब देंगे, ये सिर्फ पॉस्चरिंग है और जाहिर है कोई भी देश करेगा ये तो एब्सोल्यूट पॉस्चरिंग है। और मैं इनके डिफेंस मिनिस्टर का जो बयान है कि भाई हमने सब ये डर्टी वर्क अमेरिका के लिए किया तो इसलिए हम सफ़र करें, ये उनकी सिंपैथी गेन करने के लिए कि अगर हमारे पास आतंकवादी हैं और वो आतंकवादी कहीं और जाकर स्ट्राइक करते हैं, इसके जिम्मेदार आप हो। बहुत बढ़िया, ये बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मैं आपको एक जनरल साहब ने एक पॉइंट बताया था और आपने सवाल पूछा था कि क्या ये जो आतंकवादी हैं ये वापस चले गए होंगे या कोशिश करेंगे वापस। पहलगाम कहाँ है और लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है, पहले तो हमें यही समझना चाहिए। क्लोजेस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम कम से कम 200 किलोमीटर दूर है ज्योग्राफिकली, नॉट एज। और लेकिन जंगल बहुत है। नहीं, जंगल हैं, सिटीज हैं, 200 किलोमीटर इतना आसान नहीं है किसी के लिए जाना और वहां पर। दूसरा, अगर वो रजौरी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं रास्ता, फिर उनको रजौरी पूंछ जाना पड़ेगा, उसके लिए पहले उनको शुपियन पहुंचना पड़ेगा, फिर मुगल रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। फिर ये लोग, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हम ये बहुत हमेशा गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि ये लोग एलसी से आगे बॉर्डर क्रॉस किया, हिट किया और फिर वापस जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये लोग कई महीनों से वहां हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान करने के लिए आपको वहां रहना है। और ये कहां हुआ है? ये वाइसरन में हुआ। वाइसरन बहुत ही आइसोलेटेड जगह है और अगर वाइसरन में आप 1 रात रहोगे, 2 रात रहोगे, इस मौसम में भी आप फ्रीज हो जाओगे। पूरी पीछे से आपने देखा भी होगा बर्फ की, अभी भी समर के महीने में तो पहाड़ है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है वहां। एटुलियन लेके थोड़ी देर के बाद वो पूरी जमी रहती है जून के महीने में भी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, कश्मीरी आम कश्मीरी जब इसके खिलाफ खड़ा हुआ है और हम पहली बार देख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती और सारी ये पार्टियां जो कट्टरपंथी मानी जाती थी, आमतौर पर बंद के कॉल देती थी डेमोक्रेसी के खिलाफ, ये सब अब आतंकवाद के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ बंद का कॉल दे रही है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं, लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट अगर पूरी तरह से आतंकवादी हमले के खिलाफ है तो फिर तो इन लोगों को ज्यादा दूर तक भाग के जाना आसान नहीं होगा। नहीं, ये ब्लैक शीप भी बहुत है ना इनमें।
आप देखिए महबूबा मुफ्ती आज ये जुलूस वगैरह निकाल रही है क्योंकि उनको मालूम है लोगों की भावनाएं जो हैं आजकल पाकिस्तान के बरखिलाफ हुई हैं। आप किसी से बात करो वो कहेंगे पाकिस्तान ने बर्बाद किया। प्रोटेस्ट निकल रहे हैं वहां पर, मार्च निकल रहे हैं। वो डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और दूसरी बात यह है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए जब जिलानी जिंदा था तो 6-7 साल पहले बुरहान मानी जब मरा तो लाखों लोग उसके जनाजे में चले। तो ऐसा नहीं कि रेडिकलिज्म ओवरनाइट खत्म होगा, इसमें टाइम लगेगा। पर बहुत बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है। और यही पाकिस्तान से देखा नहीं गया। और ये जो आज का मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनके पुराने फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कह रहे हैं अपनी चैनल पर, आज मैं सुन रहा था इंटरव्यू, वो कह रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि मोदी के साथ सब लोग हैं, कांग्रेस उनके बरखिलाफ है, दलित उनके बरखिलाफ है, शिवसेना उनके, सब अपोजिशन का नाम लेते। वो बेवकूफ ये नहीं समझता है भाई वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती हैं लेकिन देश के लिए तो सब एक जैसे। डेमोक्रेसी उन्हें नहीं पता, डेमोक्रेसी उन्हें क्या पता, डेमोक्रेसी में सबका हक होता है बोलने का, डेमोक्रेसी का डी नहीं पता। और ये मैं मानता हूं कि जो राहुल गांधी जी का आज बयान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एब्सोल्युटली नीडेड। और इससे जो है पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत था उनमें नशा कि अब भारत के अंदर अंतर वो एग्जैक्टली होगा, मैं इसी पॉइंट पे खत्म करना चाह रहा हूं, टाइम खत्म हो रहा है। आरपी सिंह जी और सुरेंद्र राजपूत, आपको 30 सेकंड्स दे सकता हूं मैं। आरपी सिंह जी पहले आप, आरपी सिंह जी आपने भी देखा होगा कश्मीर में लोकल पॉपुलेशन इस पहलगाम अटैक के खिलाफ, देश भर में मुसलमान सड़कों पर उतर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ऐसे में आरपी सिंह जी, क्या हिंदू मुसलमान करना सही है? आरपी सिंह जी बोलिए। मैंने तो कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो तारीफ करी मैं तो। और आपको तो पता माने भाई 1992 से लेकर 2008 तक 2011 तक रहकर मैं कश्मीर में काम करता रहा हूं, पार्टी के नाते से, अखबार के नाते से काम करता रहा हूं। ये जो बदल हुआ इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसकी तारीफ अमित शाह और मोदी जी की करनी चाहिए। जो बदल जमीन पर आज हुआ है, ये तो वहां पर तो पत्थरबाजी होती थी, वहां तो कैलेंडर निकलता था बंद का, आज बंद उल्टा हो रहा है। नहीं तो कैलेंडर बंद का निकलता था सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ। तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, और हम हिंदू मुसलमान हम कर ही रहे, परंतु ये भी आंखें नहीं मूंद सकते कि जो लोग मारने आए थे वो जिहादी मुसलमान थे, वो अपने तरफ से जिहाद का ऐलान कर गए ये कहकर कि आप हिंदू इसलिए हम मार रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए नहीं। ओके सुरेंद्र राजपूत, ऑलराइट सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड आपके। और सुरेंद्र भाई देखिए, जो वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ था, जरा देखिए जब देश पर आई तो कैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर गया। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मानक भाई, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपने हमारे देश के ऊपर अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो तमाम मतभेद अपने जाए चूल्हे भाड़ में। हम उस आंख उठाकर देखने वालों की आंखें नोच लेंगे। इस बात को लेकर के किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, वो चाहे पाकिस्तान हो, तुर्की हो, अमेरिका हो, चीन हो, कोई भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन देश के ऊपर अगर आंच आएगी तो देश का हिंदू भी, देश का मुसलमान भी, देश का सिख भी, ईसाई भी, देश के सारे लोग एक स्वर में बात करेंगे और उसको बर्बाद कर देंगे जो आंख उठा करके देखेगा। बस हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो राजनीतिक नेतृत्व इस वक्त सरकार में है वो अपना काम जिम्मेवारी से करे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं।